पहली किताब। इंजीनियरिंग कॉलेज के नए सत्र का पहला दिन था। प्रवेश लेने वाले सभी चेहरों पर डर, कौतूहल और आशा की एक मिलीजुली इबारत साफ पढ़ी जा सकती थी। डर रैगिंग का, जिसके बारे में पेपर में काफी कुछ आ रहा था। कौतूहल एक नए परिवेश का जो स्कूल से एकदम जुदा था, और आशा एक नए भविष्य की, क्योंकि सभी एक लंबी लड़ाई के बाद यहां पहुंचे थे। अविनाश इसी शहर का एक मेधावी छात्र था, लेकिन शुरू से उसकी आदत थी कक्षा में पीछे की बेंच पर बैठने की। तो आज भी वह सबसे पीछे की बेंच पर विराजमान था। सभी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे पहली क्लास का, जिसमें विभाग प्रमुख का उद्बोधन था। तभी एक नया लड़का दरवाजे पर आया। बालों में खूब सारा तेल, गठीला बदन, चेहरे पर चौड़ी हंसी और पहनावे और चाल ढाल में गांव की खुशबू। उसने जोर से कहा, "मे आई कम इन सर प्लीज?" कक्षा में गंभीर चेहरों पर मुस्कुराहट फूट पड़ी। एक दो शरारती बच्चों ने उसी देहाती अंदाज में कहा, "नो यू मे नॉट सर प्लीज।" आगंतुक ने नोटिस किया शिक्षक तो क्लास में है ही नहीं। उसने एक गजब के आत्मविश्वास के साथ अंदर आते हुए कहा, "बट आई विल प्लीज।" और सारी क्लास की मुस्कुराहट ठहाकों में बदल गई। शुरू की बेंच वालों को उसका हुलिया रास नहीं आया। सबकी अस्वीकार्यता के बाद अविनाश ने अपनी आखिरी बेंच पर उसका स्वागत किया। हाथ बढ़ाकर चेहरे की हंसी को और चौड़ा करते हुए लड़के ने कहा, "आई एम नंद किशोर फ्रॉम भानपुर इन छत्तीसगढ़। यू मे कॉल मी नंदू।" और दबी जबान में एक ठहाका लगाया। नंद किशोर का हुलिया और ठहाका लगाने का अंदाज अविनाश को जरा भी पसंद नहीं आया। बुझे मन से उसने हाथ मिलाते हुए कहा, "अविनाश।" नंदू ने कहा, "बट आई विल कॉल यू अवि।" अविनाश ने गुस्से से कहा, "अरे हेलो, तुम नाम कैसे बदल सकते हो? हाँ, घर में मुझे अनु बुलाते हैं, चाहो तो तुम भी अनु बुला सकते हो।" नंदू ने कहा, "नहीं यार, अनु थोड़ा फीमेल है। आई विल कॉल यू अवि।" अविनाश कुछ और कहता, इसके पहले विभाग प्रमुख आ गए और अनुशासन और रैगिंग पर उनका लेक्चर शुरू हो गया। फिर बाकी की नॉर्मल क्लास चलती रही। लंच ब्रेक तक दोनों में युद्ध विराम हो गया था और अविनाश ने एक तरह से अवि नाम स्वीकार कर लिया। उसे नंदू की सरलता और निश्चलता भी भा गई थी। अवि ने हंसते हुए पूछा, "क्या तेरे गांव में सारे अंग्रेजों की औलाद है जो तू हमेशा बेढंगी अंग्रेजी झाड़ता है?" नंदू ने कहा, "अरे नहीं यार, वहां तो सब छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। वो तो मेरे टीचर ने कहा था कि शहर के लोगों को इम्प्रेस करना है तो दो बातें हैं, पैसा या अंग्रेजी। पैसा तो है नहीं, सो अंग्रेजी। बाय द वे, हाउ डू यू लाइक माई अंग्रेजी?" अवि ने कहा, "एकदम वाहियात। मुझसे तो तू हिंदी में ही बात किया कर।" शाम होते होते दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी और हॉस्टल में भी अवि ने हम बेंच की तरह उसे अपने कमरे में हम रूम के रूप में स्वीकार कर लिया था। नंदू अपना सामान लेकर आया, जिसमें एक बेढब ढंग से पेंट की गई पेटी और एक टीन का कनस्तर था। अवि ने पूछा, "इसमें क्या है?" "शुद्ध घी, अचार, मठरी और लड्डू पूरे 3 महीने के हैं, लेकिन अब ये 1.5 महीने ही चलेंगे। आधा तू जो खा जाएगा।" अवि बोला, "मुझे नहीं खाना तेरे लड्डू फड्डू। खाना तो पड़ेगा, माई ने इतने प्यार से बनाया है।" हालांकि अड़ोस पड़ोस के शरारती लड़कों ने चुरा चुरा कर 10 दिन में ही सारा कनस्तर साफ कर दिया। ऊपर से तो नंदू गुस्सा दिखाता, मगर उसने चोरी को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। डिनर के बाद नए छात्रों से एंट्रो के नाम पर सीनियर छात्रों का उत्पात शुरू हुआ। हंसी मजाक का सिलसिला जब बेहूदगी पर आया तो नंदू और रवि की अगुवाई में तू मैं हाथापाई पर आ गई, लेकिन नए छात्र सीनियर्स पर भारी पड़े। दूसरे दिन प्रशासन सख्त हो गया और सबने चैन की सांस ली। अवि ने घर वालों से यह कहकर हॉस्टल में एडमिशन लिया था कि वहां पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन एक बड़ा कारण और भी था, और वह था अवि का कविता लिखने का शौक। घर पर पिताजी का डर था, जो कविता को वक्त की बर्बादी मानते थे। ऊपर से अवि की छोटी बहन कनू, जो पिताजी की लाडली थी, चुगली का एक भी मौका नहीं चूकती थी। अवि ने यह भी सोचा कि हॉस्टल में कुछ श्रोता मिल जाएंगे। नंदू गांव का है, यह सोचकर अवि को उसमें एक समर्पित श्रोता की छवि दिखी। लेकिन 4 दिन बाद ही अवि को पहला झटका लगा। डिनर के बाद अवि मूड में था। उसने नंदू से कहा, "एक कविता लिखी है, मुखड़ा सुनाता हूं। आसमां ने जमी से पूछा झुककर, कैसे जी रही हो इतना जुल्म सहकर? कहा जमी ने मुस्कुराकर, क्योंकि अच्छी कविता अभी भी लिखी जा रही है।" अवि ने दांत की आस लगाई थी, लेकिन नंदू ने गंभीरता से कहा, "यार, ये आसमां जमी से झुककर कैसे पूछ सकता है?
तू तो जानता है क्षितिज एक भ्रम है, आसमां जमी से मिलते नहीं। ऐसी बेकार की कविता के बदले तू पैरोडी और कुंडलियां लिख, ज्यादा चलेंगे। अवि ने नंदू को गुस्से में तकिया फेंक कर मारा और चिल्लाया, तेरे को समीक्षा के लिए नहीं बोला है अज्ञानी, तू सिर्फ दाद दे, यही तेरे बस में है। नंदू ने कहा, ये क्या बात हुई भलाए, एक तो चुपचाप सुनो और वाह वाह भी करो। देख दोस्त, ऐसा कुछ भी गले से उतरवाना है ना तो कुछ कॉम्पनसेशन देना होगा। फिर नंदू का कविता सुनने के बदले लगान वसूली का दायरा बढ़ता गया। अवि के शर्ट पैंट पहनना, उसका टूथपेस्ट, पेन, चप्पल आदि इस्तेमाल करना कविता सुनने की फीस के दायरे में आते चले गए। कविता सुनकर तारीफ के लिए चाय, समोसे और होमवर्क में मदद के लिए भी नंदू दबाव बनाता। इस सब के बावजूद न जाने क्यों दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। कभी कभी नंदू रविवार को अवि के साथ उसके घर जाने लगा और इतना घुल मिल गया कि घर में सब अविनाश को भी अनूप की जगह अवि नाम से बुलाने लगे। कनू से भी अवि की अच्छी पटने लगी और कविता के नाम पर अवि को ब्लैकमेल करने में दोनों की जुगलबंदी शुरू हो गई। लेकिन हर टेस्ट, असाइनमेंट और परीक्षा के आसपास पासा पलट जाता। नंदू को अपनी तैयारी में अवि की जरूरत पड़ती क्योंकि अवि ज्यादा होशियार था। पहले सेमेस्टर की परीक्षा के एक दिन पहले नंदू किसी समीकरण में उलझ गया और उसे अवि की जरूरत पड़ी। अवि ने मांग रखी, मैंने एक कविता आज ही पूरी की है, उसे मन लगाकर सुनना होगा और अच्छे से दाद देना होगा। नंदू ने रुआंसा होकर कहा, कल परीक्षा है मेरे बाप। यार तेरी एक नहीं 2 कविताएं सुनूंगा, लेकिन परीक्षा के बाद। देख अभी ब्लैकमेल न कर प्लीज माय डियरेस्ट ब्रदर। अवि ने चिढ़ाया, वाह बेटा, अपनी करतूतें भूल गया। नहीं सुनना है तो सुलझा खुद ही अपनी समस्या, एंड नो वाहियात अंग्रेजी प्लीज। नंदू ने लगभग रोते हुए कहा, अच्छा सुना भाई, लेकिन छोटी सुना और एक बार में पूरी की पूरी सुना देना। अवि गुर्राया, कवि के ऊपर ऐसा दबाव नहीं चलेगा। अवि ने मुखड़ा सुनाकर नंदू की तरफ देखा। नंदू के चेहरे पर अब भी गणित की उलझन विद्यमान थी। अवि के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह और चौड़ा हो गया और भौहें चढ़ गईं। नंदू ने चौंक कर कहा, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब दोहराने के लिए मत कहना यार, जल्दी से पूरी कर और परीक्षा की तैयारी करते हैं। अवि ने कहा, दोहराए बिना कैसे पता चलेगा कि पसंद आई, और इतनी रोमांटिक कविता सुना रहा हूं और तेरी शक्ल से लग रहा है कि तू किसी रुदाली में बैठा है। पूरी परीक्षाओं के बीच अवि इसी तरह सारी कसर निकालता रहता। इन सारी नोकझोंक और रार तकरार के बावजूद अवि और नंदू के बीच अनजाने ही एक अटूट बंधन बनता चला गया। हालांकि कविता नंदू के लिए गणित से ज्यादा बोरिंग थी, फिर भी अवि का अपना कविता संग्रह छपवाने का सपना कहीं न कहीं नंदू का भी सपना बन गया। नंदू ने कुछ प्रकाशकों से बात भी की, लेकिन नए कवि को वो भाव नहीं देते थे। छापने की अनछन कीमत मांगते थे जो उन दोनों की पहुंच से बाहर थी। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की परीक्षा के कुछ दिन पहले अचानक एक दिन नंदू एक आदमी को ले आया और अवि से बोला, ये बड़े प्रकाशक हैं, ये हमारा संग्रह छापेंगे, 200 लेंगे, 25 कॉपी हमें देंगे। देखने में वह कबाड़ी सा लग रहा था। अवि ने शक से पूछा, आपने किन साहित्यकारों को छापा है? जवाब नंदू ने दिया, ये ममतानी भाई हैं, अरे इन्होंने कामायनी छापी है। अवि चौंका, जयशंकर प्रसाद की कामायनी? ममतानी से ज्यादा जोश में नंदू ने सिर हिलाया। ममतानी ने कहा, आप दे दो, कितने गाने हैं? अवि ने मुंह बनाकर अपनी डायरी थमाई और कहा, गाने नहीं, कविताएं। ममतानी ने डायरी देखते हुए कहा, अरे बाप रे, 51 गाने, 250 लगेंगे, 100 एडवांस देना होगा और अब सिर्फ 20 कॉपी आपको मिलेगी। नंदू तपाक से बोला, ठीक है, और पर्स से 30 रुपए निकाल के दिए। ममतानी बड़बड़ाया, 100 मांगे थे, 50 तो दे देते। चलो ठीक है, छाप दूंगा। अवि ने पूछा, और मुख प्रेस डिजाइन? ममतानी बोला, बेफिक्र रहो, दिल खुश हो जाएगा। नंदू ने खुश होकर कहा, ले अपना इतना पुराना सपना पूरा हुआ, डिग्री से पहले किताब, मुबारका कविराज। अब पिताजी से तू बोल सकेगा, एक अच्छा इंजीनियर एक अच्छा कवि भी हो सकता है। अवि ने नंदू को गले लगाकर कहा, यार तूने मेरा दिल जीत लिया। फाइनल परीक्षा सिर पर थी कि अचानक एक दिन ममतानी अखबार में लिपटा एक बंडल लेकर आ गया। नंदू ने उछलकर पूछा, छप गई? ममतानी बोला, हाँ, लेकिन बाकी के 220 देने पर मिलेगी। नंदू और अवि ने अपने पर्स, जेब और बैग खाली कर दिए। जब गिना तो सिक्के समेत 190 निकले। ममतानी उधार के लिए तैयार नहीं था। नंदू भागकर बाहर गया। थोड़ी देर में आकर ममतानी के हाथ में पूरे पैसे दिए और बंडल छीन कर खोल दिया।
बंडल खोलते ही मानो अवि को सांप सूंघ गया। कविता संग्रह पर सुंदर अक्षरों में शीर्षक था उसके आने के बाद। उसके नीचे छपा था अविनाश वर्मा की धमाकेदार पेशकश और उसके नीचे देवानंद और मधुबाला की फोटो थी। नंदू ने एक प्रति लेकर पन्ने पलटाए। बीच बीच में फिल्मी सितारों की फोटोएं थीं। बैक कवर और मुख पृष्ठ के पीछे विज्ञापन छपे थे। एक विज्ञापन जादुई अंगूठी का था जिसे चाहो बस में कर लो की गारंटी के साथ। एक इंद्रजाल का एड था और एक कॉकरोच खटमल मारने की पुड़िया का विज्ञापन। आखिरी 4 पन्नों में देवानंद की फिल्मों के 15 गाने थे। अभी चिल्लाया, ये क्या कर दिया, और ये कागज तो देख, क्या 2 GSM का है? पहले पेज से तीसरे पेज की कविता पढ़ी जा सकती है। ममता ने रुखाई से बोला, इतने पैसों में क्या हार्ड कवर चाहिए? मैंने तो फोटो और गाने लगाकर इसे बिकने लायक बना दिया, वरना कोई इसे 2 कौड़ी में नहीं खरीदता। अभी का मुंह सूख रहा था। कितनी कॉपी छापी है? 100। 20 तुम्हें दिया, 80 मैं बेचूंगा। अभी ने पूछा, कहाँ है तुम्हारी शॉप? ममतानी बेफिक्री से बोला, बाबूलाल टकीज के सामने पटरी पर फिल्मी गाने की किताब बेचता हूँ, खुद छाप कर। अभी ने अपना सिर पकड़ लिया। डूबी आवाज में नंदू से पूछा, तू तो कह रहा था इसने कामायनी छापी है? जवाब ममतानी ने दिया, हाँ छापी है ना कामायनी, सम्मोहन के 100 अचूक नुस्खे। 10 पन्नों की किताब 1-1 रुपये में खूब बिकी। 10 एडिशन अब तक निकाल चुका हूँ। अभी पर जैसे गाज गिरी। उसने संभल कर कहा, वो सारी 80 कॉपी चाहिए मुझे तुरंत। ममतानी ने रुखाई से जवाब दिया, 80 रुपया और लगेगा। अभी को संभालते हुए नंदू बोला, चलो चलो मैं देता हूँ। शाम को अगले दिन के पेपर के पहले सारी प्रतियों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। अभी बोला, चलो धुआं हुआ अपना सपना। परीक्षा परिणाम आने तक नंदू अभी के घर पर ही रुका रहा। एक दिन छत पर बहुत जोर देने पर नंदू ने बताया कि ममतानी को पैसे देने के लिए उसने अपनी घड़ी कैंटीन वाले को बेच दी थी। अभी ने भावुक होकर कहा कि पहली तनख्वाह में सबसे पहले उसे घड़ी ही गिफ्ट करेगा। परीक्षा परिणाम आने पर घर में जश्न का माहौल था। दोनों ही उच्च प्रथम श्रेणी में पास हुए थे। बाद में दोनों को ही विदेश की नौकरी का ऑफर भी आया, लेकिन अभी घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। उसने दबाव बनाकर नंदू को अवश्य भेज दिया। अभी बाहर शहर में ही एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हो गया। 1 साल बाद अचानक एक दिन नंदू आधम का आते ही कहा, यार वहां मन नहीं लग रहा था। तो जैसे ही इस शहर में एक बड़ी MNC का ऑफर आया तो चला आया। नंदू फिर परिवार में इस तरह घुल मिल गया जैसे गया ही नहीं था। एक दिन जब रात को अभी और नंदू छत पर गप्पे मार रहे थे तो अभी ने कहा, कुछ दिनों से देख रहा हूं तेरे और कनू के बीच में कुछ ज्यादा ही गुप्त खुसुर पुसुर चल रही है। कोई धमाका तो नहीं करने होने वाला है? नंदू ने हंसते हुए कहा, हाँ होने वाला तो है, लेकिन 2-4 दिन प्रतीक्षा करिए जनाब, वेट एंड वॉच। अभी ने कहा, फिर वही वाहियात अंग्रेजी। तुम जब करना हो कर लेना धमाका, लेकिन मुझे अभी तो एक फुलझड़ी चलाने का मौका दो। काफी समय से बचा रखी है। और अभी ने जेब से निकालकर एक सुंदर सी घड़ी नंदू के हाथ में पहना दी और कहा, पहली तनख्वाह से ही ली थी, अब दे रहा हूं। फिर दोनों ममतानी और पुरानी यादों में खो गए। 2 दिन बाद ही कनू और नंदू ने सचमुच एक धमाका कर दिया। डिनर टेबल पर कनू एक सुंदर सा आमंत्रण पत्र लेकर आ गई। एक बड़े साहित्यकार की अध्यक्षता में पुस्तक के विमोचन का निमंत्रण था। कार्यक्रम 1 सप्ताह बाद था। किताब का शीर्षक था उसके आने के बाद, अविनाश वर्मा का पहला कविता संग्रह। नंदू ने उस सुंदर किताब की 1-1 कॉपी सबको देते हुए धीरे से अभी के कान में कहा, ये रहा हमारा सपना, और अब हमारे सपनों में ममतानी की एंट्री बंद। और दोनों ने जोर का ठहाका लगाया।